नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि स्थापना की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि इस बार आपको रीट के अंदर जो भी वैकेंसी है आ रही है उसमें आपको सफलता मिले। और आज जो हम रीट की विशेष कक्षाओं में जो 30 प्रश्न आते हैं रीट के जो हिंदी के, उन 30 प्रश्नों की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। वैसे हम वन टॉपिक कर चुके हैं, लेकिन उसके पश्चात भी हम आगे संज्ञा सर्वनाम जो भी है करेंगे। और नेक्स्ट वीक जो है वो जो शिक्षण विधियां जो है, जो पार्ट है थोड़ा सा रीट के अंदर, उस पर हम चर्चा करेंगे। नोट्स तैयार होने के बाद आपको PDF भी मिल जाएगी और पूरा एक्सप्लेन ढंग से करेंगे और पूरा विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है संज्ञा। और जैसा कि शिकायत थी कि थोड़ा सा आप डार्क लिखो और बड़ा लिखो, तो मैं विशेष ध्यान रखूंगा कि आपको जो भी लिख रहा हूं वो दिखाई दे जाए। और थोड़ी क्वालिटी नेट की आप भी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द जो है वो सम धन ज्ञा के योग से बना है, ठीक है। सम धन ज्ञा के योग से बना है। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान अर्थात वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम का पूरा परिचय करवाए, सम्यक ज्ञान पूरा परिचय करवाए, वो संज्ञा में आ सकते हैं। और वैसे संज्ञा का अर्थ क्या होता है? हम कहते हैं नाम, यानी संसार के अंदर, संसार में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है या फिर जो कल्पित हैं, हम कल्पित नाम भी हमने बहुत से दे रखे होते हैं, वो सारे के सारे नाम जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं नाम के अंतर्गत। और देखो संसार बहुत बड़ा है, इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भावों की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती कि असंख्य हैं। और अगर उनकी सूची बनाई जाए तो बहुत विस्तृत सूची बनेगी। तो अगर इस संज्ञा को महानाम भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समझे बात? अब बात आती है, तो इसमें संसार का हर जो चीज़ जो कल्पित है, जो विद्यमान है, जीवित है, निर्जीव है, सजीव है, कोई मायने नहीं रखता, वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह स्थान, वह किसी न किसी का कुछ न कुछ नाम अवश्य, और नाम है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के अंतर्गत। अब एक थोड़ी शिकायत हो रही थी कि सर आप धीरे बोलो, थोड़ा मैं धीरे बोलने से वगैरह से देखो टॉपिक नहीं हो पाएगा। और आपको वीडियो इसीलिए लाइव क्लास है नहीं कि आप बाद में देख ना पाओ, आप आराम से देख सकते हो। और मैं चाहता हूँ कैमरे के सामने जब तक रहें तब तक आपको हर सेकंड कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। तो हम बात करें संज्ञा की, तो अब की बात आती है कि क्या हर वस्तु संज्ञा कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या हर वस्तु को संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। हम बात क्या कर रहे हैं? नाम। किसी वस्तु का नाम है वो संज्ञा है। जैसे मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, है ना, मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो ये बोर्ड संज्ञा है क्या? ये बिल्कुल संज्ञा नहीं है। इस बोर्ड को, ये जिस चीज पे मैं लिख रहा हूं उसका नाम बोर्ड है और उस नाम में संज्ञा है। मतलब मैं कागज पे लिख रहा हूं तो वो कागज संज्ञा नहीं है, बल्कि मैं जिस चीज पे लिख रहा हूं उसका नाम क्या रखा गया है? कागज। और उस नाम में क्या है? संज्ञा है। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या होती है संज्ञा की? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को दर्शाने वाले शब्द संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। या संज्ञा तो घुमा फिरा के कैसे ही परिभाषा सार वही निकलेगा, ठीक है। अब संज्ञा के जो भेदों की बात होती है, तो कुछ लोग मानते हैं अंग्रेजी के अंदर 5 भेद माने जाते हैं, कोई 3 मानते हैं, लेकिन संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने हैं? 3। संज्ञा के भेद हैं 3। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहां लाइन खींच दी। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। देखिए आपको बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत ही जो डाउट्स हैं आपके मन में, ये इस टॉपिक को सबसे सरल समझा जाता है। मेरा मानना है ये जितना विस्तृत टॉपिक है उतना हिंदी व्याकरण के अंदर दूसरा कोई भी टॉपिक नहीं होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद होता है भाववाचक, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम इनको समझेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और इनको बारीकी से समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं इसके बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसकी परिभाषा में हमेशा किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष के नाम का बोध कराने वाला शब्द, ठीक है। तो स्पेसिफिक जब किसी व्यक्ति के ऊपर टारगेट किया जाएगा, किसी को विशेष नाम से बुलाया जाएगा, तब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आती है।
और जब किसी के जाति गुण धर्म एक साथ मिल जाते हैं, उन सब चीज़ों को उठाकर एक ही धर्म में रख दिया जाता है, तो जातिवाचक कैसे, क्या अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये जो संज्ञाएं होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो अर्थहीन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन होती है और जातिवाचक जो संज्ञाएं होती है वो अर्थवान होती है। इसमें अर्थ होता है, अर्थ समाहित होता है, ठीक है। अर्थवान कह दूं या अर्थयुक्त कह दूं, ठीक है, अर्थयुक्त होती है, अर्थ। अब कैसे होती है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपको पता है, जैसे मैंने कहा इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है, लिख दिया। चलो आपका लिख देता हूं, बीकानेर लिख देता हूं, बीकानेर। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप सबको पता है। अगर बीकानेर को सब, हमने ये कहा कि किसी कभी नाम चेंज करके, बीकानेर का नाम चेंज करके अगर मान लो ये कर दिया जाता है, सपोज बीकाना कर दिया जाता है, बीकाना कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयाग कर दिया जाता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर इलाहाबाद को हम प्रयाग बुलाने लगे तो कोई फर्क हुआ? नहीं हुआ। पहले इलाहाबाद बुलाते थे, आजकल प्रयाग बुलाते हैं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये संज्ञाएं अर्थहीन है। इस इलाहाबाद में कोई विशेष अर्थ नहीं छुपा हुआ था, जिससे हम बस इलाहाबाद को प्रयाग हम कभी बुला ही नहीं सकते। वहीं हम ये अर्थयुक्त कैसे हैं वो देखिए। जैसे हम शहर शब्द में, आपको पता है, जातिवाचक संज्ञा होती है, बात समझ आ रही? शहर शब्द में जातिवाचक संज्ञा होती है। और अगर आपको इस भविष्य में ऐसा कहा जाए, आज के बाद शहरों को नदी नाम से बुलाया जाएगा, क्या संभव है कि बीकाना नदी चलते हैं, जयपुर नदी चलते हैं, जोधपुर नदी चलते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। शहर नदी, शहर को नदी कभी नहीं बुला सकते हैं, बात समझ आ गई? क्लियर? अब इसी कारण इन संज्ञाओं को अर्थयुक्त कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक शहर में एक अर्थ छिपा है अपना, और उसे अगर शहर शब्द को बदला जाए तो वो अर्थ नष्ट हो जाता है। आपने अर्थालंकार, शब्दालंकार पढ़े हैं, वही जो अंतर है वही इनमें लगभग होता है। तो इसलिए ये अर्थयुक्त होती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो होती है अर्थहीन, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इससे पहले मुझे एक चीज़ और बतानी चाहिए थी आपको, लेकिन समय कम होता है इसलिए थोड़ा नहीं बता पाते हैं। क्योंकि देखिए, जो रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मैं चलो 1 सेकंड चर्चा कर लेता हूँ छोटी सी। देखिए, रूपांतर के आधार पर, ठीक है, जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। दूसरा क्या होता है? अविकारी होता है। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी जिसमें लिंग, वचन, काल के आधार पे परिवर्तन होता है। जैसे ही संज्ञा भी किसके अंतर्गत आती है? संज्ञा, सर्वनाम वगैरह जो ये होते हैं, ये आते हैं विकारी के अंतर्गत, ठीक है, विशेषण क्रिया। अविकारी, इसमें आपको पता है, अगर मैं एक बार एक शब्द में सीधा शामिल कर लूँ तो अव्यय आ जाएंगे, ठीक है। अविकारी, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ही मैंने कहा राम तेज दौड़ता है, परिवर्तन कैसे नहीं होता, वो एक शॉर्ट चर्चा कर लेते हैं, अव्यय आएंगे तब हम विस्तार से करेंगे। राम तेज दौड़ता है, देखिए अब इस तेज शब्द में क्या है? अविकार है, ठीक है, अविकारी है। ये क्यों है अविकारी? क्योंकि इसमें काल, वचन आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर मैं राम की जगह सीता कर दूं तब भी क्या होगा? सीता तेज दौड़ती है। यहाँ क्रिया चेंज होगी, क्रिया चेंज होगी, लेकिन यहाँ तेज। और अगर हम कर दूं यहाँ पे तो हम तेज दौड़ते हैं। इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा शब्द है? अव्यय है ना, तेज। अब ऐसा हो जाएगा क्या? राम तेज दौड़ता है, सीता तेजी दौड़ती है, हम सब तेजो दौड़ते हैं। अगर ऐसा हो जाए तब तो उसको विकारी में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसे शब्द हैं? ये अविकारी शब्द हैं। तो हम फिलहाल विकारी शब्दों का प्रथम जो भेद कह सकते हैं संज्ञा कर रहे हैं, और संज्ञा के अंदर हम पढ़ रहे हैं फिलहाल 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिलहाल जो तुलना की जा रही है वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की। देखिए, आप इसमें बात की, कोई विशेष शब्द जब होगा, जब किसी चीज को विशेष को दर्शाया जाएगा तब व्यक्तिवाचक, और जब
पूरे गुण धर्म, समान गुण धर्म के आधार पर जब दर्शाया जाएगा तब जातिवाद। मैं लिखते लिखते, अगर कक्षा के अंदर मैं लिख रहा हूँ और लिखते लिखते मैंने कहा लड़के खड़ा हो जा, इस लड़का शब्द में कौन सी संज्ञा है? मैं जैसे ही कहूँगा लड़के खड़ा हो जा, अब बताओ क्लास के अंदर 50 लड़के बैठे हैं, कोई लड़का खड़ा होगा क्या? नहीं खड़ा होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा? क्योंकि इस लड़का शब्द में कक्षा में बैठे सभी लड़के शामिल हो गए, यानी इस लड़का शब्द में जो गुण धर्म है वो उन सभी में है गुण धर्म। इसीलिए समान जाति के होने के कारण वो ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि किसको खड़ा होना है। तो लड़का शब्द में दुनिया के तमाम लड़के शामिल हो जाते हैं, कक्षा में बैठे लड़के भी शामिल हो जाते हैं, बाहर गलियों में घूम रहे हैं वो भी लड़के शामिल हो जाते हैं, यूट्यूब पे जो आप पढ़ रहे हैं लड़के वो भी शामिल हो जाते हैं, पाकिस्तान की गलियों में जो आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी लड़के शामिल हो जाते हैं, ठीक है, जो होटलों पे काम कर रहे हैं वो भी लड़के शामिल हैं। लड़के शब्द में दुनिया के तमाम लड़के शामिल हैं। और जैसे ही मैंने कहा सुरेश खड़ा हो जा, अब क्या हो गया? अब सुरेश में व्यक्ति विशेष, सुरेश का अर्थ क्या हो गया? मैं उन लड़कों में से किसी एक सुरेश को कह रहा हूं। समझ आई बात? किसी सुरेश को कह रहा हूं। अब कई दिमाग का कोई कुबुद्धि वाले क्वेश्चन करते हैं, सर कक्षा में 3 सुरेश हो तो 5 सुरेश हो तो भले हो, क्या फर्क पड़ता है? तब भी सुरेश के अंदर संज्ञा कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक रहेगी। खड़े 3 हो जाएंगे, 2 को बिठा देंगे, लेकिन सुरेश के अंदर संज्ञा कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक ही रहेगी। मैंने कहा यार वो नदी बहुत लंबी है। कौन सी नदी? नदी बहुत, किस नदी की बात कर रहे हैं? क्योंकि नदी के अंदर तमाम नदियां शामिल हो गई, नदी के अंदर तमाम नदियां। अब मैं किस नदी की बात कर रहा हूं वो क्लियर करना असंभव है, ठीक है। और जैसे ही मैंने कहा गंगा नदी, गंगा नदी बहुत लंबी है, अब क्या हो गया? एक नदी विशेष की बात की जा रही है। बात समझ आई? इसमें पूरी जाति का बोध होता है, शब्द होता है उसकी पूरी जाति का। नदी में नदियों की जाति आ गई, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पहाड़, पहाड़, अब पहाड़ शब्द में सारे पहाड़ आ गए, हिमालय, विंध्याचल, ठीक है, आबू, जो भी नीलगिरी, सारे पर्वत पहाड़ आ गए। और जैसे ही मैंने हिमालय लिखा तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया। अच्छा, हिमालय, विंध्याचल, आबू, नीलगिरी, इनमें समान गुण क्या है? समान धर्म क्या है? समान धर्म ये है कि ये व्यक्ति के ऊंचे भाग हैं और व्यक्ति के चारों व्यक्ति के धरती के ऊंचे भाग हैं, और धरती के ऊंचे भाग होने के कारण ये एक जाति के हैं। और एक जाति कौन सी है? वो जाति है पहाड़। इसलिए इन चारों को किस में रख दिया गया? पहाड़। तो पहाड़ कहते ही हिमालय का बोध नहीं होगा, बल्कि हिमालय, विंध्याचल वगैरह सबका बोध हो जाएगा। लेकिन जब हिमालय कहा जाएगा तो विशेष पर्वत का ही बोध होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा ग्रंथ, इस ग्रंथ शब्द के अंदर तमाम ग्रंथ शामिल हैं, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, ईसाइयों का हो, ठीक है, बौद्धों का हो। लेकिन जैसे ही एक ग्रंथ का नाम लिखा हमने गीता, अब ये क्या हो गया? विशेष हो गया। अब ये ग्रंथ क्या हो गया? विशेष हो गया। तो अब इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। अभी तक देखते जाइए, हमने एक शब्द लिया कुत्ता। अब इस कुत्ता शब्द में कौन सी संज्ञा है? कुत्ते शब्द में निश्चित रूप से दुनिया के तमाम कुत्ते शामिल हैं। आपने जो घरों में पाल रखे हैं वो भी कुत्ते शामिल हैं, जो बाहर गलियों में घूम रहे हैं वो भी कुत्ते शामिल हैं, पाकिस्तान की सड़कों पे मरे पड़े हैं वो भी कुत्ते शामिल हैं। दुनिया का हर कुत्ता इस कुत्ते शब्द में शामिल है। लेकिन ये जो सर बैठे हैं मेरे सामने, इन सर ने एक घर पे कुत्ता पाल रखा है और उस कुत्ते का नाम क्या रख रखा है? जैकी। अब अगर उसे कोई कुत्ता कहे तो इन्हें बुरा लगता है। तो अब ये कुत्ता क्या हो गया? अब ये कुत्ता नहीं रहा, अब ये कुत्ता विशेष हो चुका है। अब ये इसको कुत्ते नाम से नहीं बुलाते बल्कि जैकी नाम से बुलाते हैं। तो जब समान जाति के गुणों में से एक विशेष चीज निकाल ली जाएगी तब वो किसके अंतर्गत आएगी? वो आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। जैसे अब बिल्ली, वही बिल्ली को कोई नाम दे दिया। एक कविता चलती थी पहले, पूसी कैट 6ठी 7वीं में अंग्रेजी में, ठीक है। तो बिल्ली जातिवाचक और ये हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, फिर आगे और थोड़ी चर्चा करते हैं। आगे देखिए, जैसे ही हमने वही बात ली शहर, और शहर का नाम, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया,
मैंने कहा शहर, शहर में तो तमाम शहर की मतलब हर शहर शामिल हो गया। मैं शहर जा रहा हूँ, कौन से शहर जा रहा हूँ, ठीक है, वो नज़दीक होता है तो अक्सर वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ शहर की बात हो रही है, गांव से तो वहीं जाएगा, लेकिन शहर में हर शहर शामिल है। लेकिन यहाँ जैसे ही आता है बीकानेर, उदयपुर, ये क्या हो जाते हैं, ये शहर विशेष हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें पुस्तक, अब मैं कहूँ कल पुस्तक लेके आना, कौन सी पुस्तक लेके आना, बच्चों को नहीं पता है कौन सी पुस्तक लेके आना, लेकिन मैंने उसे नाम लेके जैसे बोल दिया, मैंने कहा आरोह, आरोह लेके आना, अब तुरंत वो समझ जाएंगे कौन सी पुस्तक लेके आनी। जातिवाचक संख्या जो है ये अथाह है, क्योंकि हर शब्द की कोई न कोई जाति अवश्य होती है, और जब उस जाति में से विशेष चीज निकाल ली जाती है तब वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे शब्द जैसे आप कोई सा भी शब्द ले लो, मैंने एक छोटा सा ले लिया पेन। अब पेन शब्द में दुनिया का हर पेन शामिल है, लेकिन जैसे उस पेन को स्पेसिफिक नाम दे दिया, सेलो वगैरह दे दिया, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब दिक्कत कहाँ आती है, ये तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक का छोटा अंतर है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है। अब मैंने कहा आम, ठीक है, अब आम में मैं जातिवाचक रखता हूं, तो फिर अगर इसकी और नस्ल बता दूं, लंगड़ा आम, ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर आम जातिवाचक है तो फिर फल क्या है, ये यहां दिक्कत आती है। तो फिर फल क्या है, अगर फल जातिवाचक है तब तो आम क्या होना चाहिए, व्यक्तिवाचक होना चाहिए। और आम अगर व्यक्तिवाचक है तो फिर लंगड़ा आम क्या है। ये जो दिक्कत आती है, इसमें एक ही तरीका ध्यान में रखो, जब तक वर्गीकरण चलता जाए तब तक उसे जाने दो। जैसे हमने बात की थी कुत्ते पर, जगह जानवर, अब जानवर भी तो है कुत्ता, तो इसका मतलब तो कुत्ता व्यक्तिवाचक होना चाहिए था। अच्छा छोटा लिख रहा हूं मैं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। जानवर, जानवर और जानवर, कुत्ता, फिर तो कुत्ता व्यक्तिवाचक, लेकिन हमने तो बात जातिवाचक में की है। तो फिर अब उसमें कोई नस्ल वगैरह लिख दी, जैसे उसका नाम हमने लिख दिया जैकी, ठीक है, तो फिर ये व्यक्तिवाचक है तो ये जातिवाचक। तो ये क्या सिस्टम होता है, किसको किस में रखा जाए, इसमें एक ही बात ध्यान में, पहली बात तो ऑप्शन पर निर्भर करेगा वो क्या पूछना चाह रहा है। दूसरी बात, वर्गीकरण जहां तक चलता जाए जाने दीजिए, जो अंत में जगह जैसे जैकी पे जाकर रुक चुका है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और इसके ऊपर वाले 2, 3, 4 जितने वर्गीकरण हो वो सारे के सारे किस में रखे जाएंगे, जातिवाचक के अंदर। ये व्यक्तिवाचक और बाकी सारे के सारे किस में रखे जाएंगे, जातिवाचक के अंदर। ये बात क्लियर रखना। वर्गीकरण पे विशेष ध्यान देना कि आप उसको और उसके अंदर जाते जाओ, जैसे अंत तक जाते जाओ, जहां जाके वो रुक जाता है, वो कड़ी रुक जाती है, वो अंत वाली जो अंत वाला जो शब्द होगा वो तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, और बाकी सारे किसमें रखे जाएंगे, जातिवाचक के अंतर्गत। अब उसके बाद बात करते हैं, तो बात यही है, सीधी एक ही बात समझनी है आपको, और वो यही कि अगर विशेष की बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक है, और पूरी जाति की बात हो रही है तो जातिवाचक। अब ध्यान रखना, अब एक शब्द, कुछ शब्द आते हैं, ये भी आप विशेष, ईश्वर पूछ लिया जाए, ईश्वर में कौन सी संज्ञा, ठीक है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ठीक है, प्रकृति, प्रकृति में आपको जाति का बोध हो रहा होगा, ठीक है, प्रकृति, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, आप चाहो तो इन्हें याद कर सकते हो, ईश्वर, ब्रह्मांड, प्रकृति, परम ब्रह्म, ये हमेशा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। अगर किसी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड प्रकृति में जातिवाचक है, समूहवाचक है, तो निश्चित रूप से वो गलत है, गलत है और गलत है। ये शब्द जो हैं वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा ना, ये महानाम है, अगर किसी किताब में लिख दिया और किसी को ये हो कि नहीं सर ये तो जातिवाचक में आते हैं, तो मैं इसका एक बहुत ही शानदार प्रमाण दे सकता हूं, मेरे पास अच्छे प्रमाण हैं। तो मिसगाइड न हो, याद रखना, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो एग्जामों में पूछे जाएं तो निश्चित रूप से आधे से ज़्यादा गलत कर सकते हैं।
और जिनको आते हैं वो अच्छी बात है, वो सही करेंगे, चाहे वो सबको आते हैं तो सब सही करोगे, ठीक है। ईश्वर, ब्रह्मांड, प्रकृति, परम ब्रह्म, ठीक है, ये कुछ शब्द ऐसे हैं। परमात्मा, परमात्मा शब्द भी ध्यान रखना कि किस में आता है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं जातिवाचक, और बाकी आपको जो क्वेश्चंस करवाएंगे ना उसमें मैं हर तरह के क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो भेद? पहला तो होता है द्रव्यवाचक। देखिए ध्यान रखना, नाम क्या है इसका, द्रव्यवाचक है, द्रववाचक नहीं है। द्रव्य यानी पदार्थ है, ये लिक्विड नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सी संज्ञाएं आती है, कौन सी नहीं आती, ये भाई ये जातिवाचक का भेद है तो उसमें जाति तो होगी, लेकिन उसको और डिवाइड किया गया। आप इस संज्ञा को समझने के लिए तीन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। दो किताबों में मिलेगी, एक चीज़ मैंने ऐड और की है ताकि समझने में आसान रहे शब्द को। प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, जो प्रकृति से प्राप्त होती है वो वस्तुएं किसके अंतर्गत रखी जाएगी? द्रव्यवाचक। जैसे आप जो भी खानों का, जो भी धातु हैं, जितने भी धातु हैं, देखो धातु शब्द में जातिवाचक है, धातु शब्द में जातिवाचक है, लेकिन धातु के अंदर सोना, चांदी, पीतल, तांबा वगैरह ये सारे किसमें आ जाएंगे? इसके अंदर, ठीक है। जितने भी हल्दी, मिर्च, नमक वगैरह सारे के सारे चीज़ें किसमें आ जाएगी? द्रव्यवाचक के अंदर आ जाएगी। अच्छा, सारी इसके अंदर क्यों आएगी? पानी किसके अंदर आएगा? द्रव्यवाचक है। आपने तो कहा था लिक्विड नहीं है, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ है। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तु है। अब मान लो रेशम आ गया, ऊन आ गया। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से। ऊन तो बोला कि सर ऊन तो प्रकृति से कहाँ, भेड़ से प्राप्त होती है। अरे तो भेड़ प्रकृति का हिस्सा नहीं है क्या? ठीक है, रेशम, ऊन, शहद, दूध, ये सारा प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए किसके अंतर्गत रखा जाएगा? द्रव्यवाचक। पहली बात तो ये नोट कर लेना। दूसरी बात, ये अगणनीय होती है। अगणनीय अर्थात नॉन काउंटेबल, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे सोना है, आप ऐसे कभी सुना है क्या? मेरे पास 5 सोने हैं, मेरे पास 10 सोने हैं, मेरे पास 50 सोने हैं? नहीं, ये गणनीय नहीं होते, ये माप किया जा सकता है, तोल किया जा सकता है, इनको काउंट नहीं किया जा। ऊन कहेगा कि सर आज मैंने भेड़ की 5 ऊन उतार ली, 6 ऊन उतार ली, ऐसा नहीं कहोगे, नहीं कह सकते। तो ये अगणनीय होती है, ठीक है। आज मैंने गाय का 4 दूध निकाल लिया, इम्पॉसिबल है, असंभव है। तीसरा, सदैव एक वचन के अंतर्गत आती है। सदैव एक वचन के अंतर्गत आएगी। ये जैसे सोना, आपके पास कितना भी सोना क्यों ना है, आपके पास वो सोना है। मेरे पास बहुत सारे सोने हैं, मेरे पास बहुत सारी चांदियां हैं, मेरे पास बहुत सारे लोहे हैं, ऐसा कभी नहीं बोला जाएगा। तो सदैव एक वचन में, और बहुत सारे, ये 3 तरीके से बाहर शब्द जाएगा ही नहीं। आप ट्राई करके देख लेना, आपके आसपास जितने शब्द हैं निकाल के देख लेना, वरना मुझसे आप पूछ लेना कि सर ये देखो ये अपवाद निकल गया। प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं अगणनीय और सदैव एक वचन में रहती है, तो निश्चित 100% शुद्ध वो किसके अंतर्गत आएगी? द्रव्यवाचक के अंतर्गत। ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं है तो किसके अंतर्गत आ जाएगी? जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगी। उसमें ऐसा मत ले लेना कि धातु में जातिवाचक है और एक विशेष धातु सोना तो व्यक्तिवाचक में डाल दें, नहीं, गलत होगा फिर वो, ठीक है। तो फिर किसके अंतर्गत आएगी ये? जातिवाचक। नहीं सर आपने कहा था वस्तु विशेष, सोना वस्तु विशेष है, तो ये ऐसे कुतर्क वाले क्वेश्चन न करें, फैक्ट को पकड़ें, ठीक है, और अच्छे से सोच समझ के फिर आंसर दें। अब उसके बाद द्रव्यवाचक में 3 चीजें, प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं अगणनीय और सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। अब उसके बाद आती है जातिवाचक का दूसरा भेद, समूहवाचक। कौन सा भेद है? समूहवाचक। समूहवाचक जो संज्ञा होती है उसकी क्या विशेषता है? देखो, इसमें एक तो समूह का तो बोध होगा ही होगा, ये सिंपल है, समूह का बोध होगा, एक साथ एक से अधिक का। और दूसरा, ये भी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होगी, समूह का बोध होगा और सदैव एक वचन में। मैंने कहा एक कुत्तों का झुंड तेजी से मेरी ओर बढ़ने लगा, एक शब्द आया, क्या आया? झुंड। क्या इस झुंड शब्द में समूह है क्या? बिल्कुल, झुंड शब्द में समूह है, समूह का बोध हो रहा है। अच्छा, एक से अधिक है, फिर भी वो क्या? झुंड है, झुंडे नहीं है, झुंडो नहीं है कि झुंडों ने मुझे घेर लिया, कभी नहीं बोला, ठीक है। टोली, क्या टोली शब्द में समूह है? बिल्कुल है। सर टोली का तो बहुवचन हो सकता है, टोलियां। जैसे ही बहुवचन होगा तुरंत किस में आ जाएगा? जातिवाचक। समूह से हटके किस में आ जाएगा? जातिवाचक, ठीक है। टोली,
वैसे ही मैंने कहा समिति, मैंने कहा सभा, मैंने कहा सेना, मैंने कहा अंगूर का गुच्छा होता है ना, गुच्छा, ठीक है, समूह, सभा, सेना, गुच्छा, ठीक है। इसके अलावा परिवार, कक्षा, जत्था, एक गिरोह ने मुझे घेर लिया, गिरोह, ठीक है। इसके अलावा और ले लीजिए विद्यालय भी आ जाएगा, ठीक है, दर्जन, शतक, ठीक है, और समिति, सभा, सेना, गुच्छा। इसके अलावा जैसे एक शब्द आ जाता है क्या कहते हैं, गुच्छा आ गया, गुलदस्ता, गुलदस्ता। अब ध्यान रखना गमले के अंदर जो है वो समूहवाचक नहीं है, गुलदस्ते के अंदर क्या है, समूहवाचक है, ठीक है। चाबियों का गुच्छा होता है, जैसे एक शब्द है गड्डी, नोटों की गड्डी होती है, ठीक है, ढेरी, ढेरी। तो ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराएं, एक से अधिक होने का बोध कराएं, वो क्या होते हैं, भीड़। भीड़ में भी क्या है, समूह है। तो जो समूह का बोध कराएं, और सदैव नोट कर लेना वो एक वचन में प्रयुक्त होंगे, उसे बहुवचन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो वो सारे शब्द किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, समूहवाचक के अंतर्गत रखे जाएंगे, ठीक है। ये विशेष, जैसे रेवड़, रेवड़ शब्द में भी कौन सा होगा, समूहवाचक। क्यों, क्योंकि एक से अधिक होने का भाव है, ठीक है। परिवार है, टोली है, और सेना वगैरह, ये सारे शब्द जो होते हैं वो समूहवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा। और अब बात करनी है हमें सबसे शानदार संज्ञा की, और वो संज्ञा कौन सी है, भाववाचक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो थोड़ा वीडियो को बाद में रिवाइंड करके देख लेना। फिर भी कोई अगर कमी रह जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में बताइए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। ध्यान से समझना इस चीज को, ये भाव है। हर पदार्थ के अंदर कुछ न कुछ भाव छिपे रहते हैं, हमारा काम है उन भावों को पहचानना। जैसे पानी है, उसमें शीतलता छिपी हुई है, आग है, उसमें उष्णता छिपी हुई है, मनुष्य है, उसमें विवेक छिपा हुआ है, पशु है, उसमें अविवेक छिपा हुआ है, ठीक है। हर चीज में कोई ना कोई भाव छिपा है। तो सर इसको पहचाने कैसे, पहली बात, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। भाववाचक संज्ञा के अंदर जो भी शब्द आएगा उसे स्पर्श नहीं किया जाएगा, सिर्फ महसूस किया जाएगा। और दूसरा, ये भी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता, बस ये भाव बहुत अच्छा है कि इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। जैसे अगर आपको किसी ने गाली दी, और गाली देते ही आपको क्या हुआ, क्रोध आया, ठीक है। अब गाली देते तुरंत क्रोध आएगा, निश्चित रूप से, ठीक है। और जैसे ही आपको क्रोध आएगा आप तुरंत उसका हैप्पी बर्थडे कर दोगे, बिल्कुल, ये तो करोगे करोगे, क्यों क्रोध, या ऐसा होगा नहीं नहीं तूने मुझे गाली दी, अब रुक मुझे क्रोध आ रहा है, पहले घुटनों में बोलेगा, फिर पेट में गुड़गुड़ बोलेगा, अच्छा हाँ अब मुझे क्रोध आया, अब हैप्पी बर्थडे करना है, ऐसा तो नहीं होगा। क्रोध आया और आपने तुरंत उसका हैप्पी बर्थडे कर दिया। अब आपको जो क्रोध आया, क्या उस क्रोध को छू सकते हो, क्या नहीं छू सकते, उसे महसूस कर सकते हो, वो एक परिवर्तन होगा, ठीक है। और जैसे ही आपने क्रोध में उससे थप्पड़ लगाई, वो डर गए, ये भय भी क्या है, एक भाव है, डर गया, आपने थप्पड़ लगाती वो डर गया, ठीक है। अब वो और बात करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, ये भी क्या है, ये भी भाव है। सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी आपने सुख दुख को छुआ है कि यार ये रोज रोज सुख आता है, कभी दुख आता है, आज इनको पकड़ के अंदर ले, इनका सिस्टम सेट करते हैं कि ये क्या तरीका लगा रखा है, कभी सुख आता है कभी दुख, एक जना नहीं रह सकता, क्या है ना, तो पकड़ नहीं सकते आप इनको, ये क्या है, भाव है। जैसे मिठास, मिठास शब्द, आम बहुत मीठा होता है, कैसे पता चला, हमने उसका मिठास महसूस किया,
अब मिठास को छू सकते हो क्या? कहाँ सर छू सकते हैं हम तो, ये जीभ पकड़ लिया, देखो हमने छू लिया। अरे मिठास कहाँ छुआ, तुमने जीभ छुई है, मिठास है, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे ही इमली खट्टी होती है, उसमें खटास होता है। क्या होता है उसमें? खटास होता है। क्या खटास को कभी छुआ है? नहीं, उसे महसूस कर सकते हैं कि वो खटास है। अब बीकानेर वाले क्या कहते हैं, सर भुजिए बड़े चरके हैं, उसमें चरकास है। अरे भैया, चरकास वरकास कोई शब्द ही नहीं होता, उनमें कोई चरकास कोई शब्द नहीं है। हाँ, वो नमकीन जरूर हो सकते हैं, तो चरकास वरकास कोई शब्द नहीं। ऐसे ही बच्चा है, उसमें एक भाव छिपा है, बचपन। क्या बचपन को छू सकते हो क्या? हाँ गुरुजी, ये बचपन पकड़ा, ये उठाया, ये रहा बचपन, ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ, बचपन, ये क्या है? बचपन। बच्चे में भाव क्या है? बचपन। लड़का है, लड़का, उसमें भाव क्या है? उसमें भाव है लड़कपन। किशोर है, उसमें भाव है कैशोर्य। ठीक है, नारी, नारी होने के पीछे क्या भाव छिपा है? नारित्व। पुरुष में कौन सा भाव छिपा है? पुरुषत्व। गुरु में कौन सा भाव छिपा है? गुरुत्व। बात आई समझ में? हर चीज में कोई ना कोई भाव छिपा होता है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति है, उसमें क्या भाव छिपा है? बुढ़ापा। क्या बुढ़ापे को कभी छू सकते हो क्या? हाँ, दादाजी के जाके दांत छू लिए, देखो बुढ़ापा ऐसा होता है, चमड़ी लटक रही है ना? नहीं छू सकते। बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। जैसे गेंद गोल होती है, क्या उसकी गोलाई को कभी छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। गेंद की गोलाई को, गेंद की गोलाई को नहीं छू सकते, महसूस कर सकते हो। क्या कभी कोई चीज लंबी है तो उसकी लंबाई को छू सकते हो क्या? जैसे कमरा है जो इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, इसकी चौड़ाई लंबाई महसूस की जा सकती है, मगर स्पर्श नहीं किया जा सकता। वैसे ही पुल जो होता है, ढालू होता है, उसकी ढलान को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते, महसूस कर सकते हो। कोई व्यक्ति मोटा है, उसका मोटापा छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। वे मोटापे को तो वैसे भी नहीं छू सकते, कोई हाथ में ही नहीं आएगा। ठीक है, मोटापा है। वैसे ही ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे आदमी। ठीक है, तो आदमियत को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। पशु होता है, उसकी पशुता को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। हम कहते हैं धैर्य रख, क्या कभी धैर्य को रखा है क्या आपने जेब में डाल के? धैर्य को नहीं छू सकते। ईमानदारी, क्या ईमानदार आदमी की ईमानदारी को कभी छुआ है क्या आपने? नहीं छुआ है। माँ के ममत्व को कभी छुआ है क्या? नहीं छू पाए हो, सिर्फ महसूस कर पाए हो। ठीक है, समान भाव रखना चाहिए। क्या समता के भाव को कभी छुआ है क्या? नहीं छुआ है। हजारों शब्द है। खुशी, क्या कभी खुशी को छुआ है कि हाँ सर मेरी भांजी का नाम खुशी है, उसको मैं छूता हूँ? वो खुशी अलग है भैया, खुशी को नहीं छू सकते। क्या कभी किसी के दर्द को छुआ है क्या? नहीं छू सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कभी किसी की पीड़ा को छुआ है क्या? नहीं छू सकते। ठीक है, किसी चेहरे की मुस्कान को कभी छुआ है क्या? नहीं छू सकते हैं। कोई व्यक्ति, किसी के घर में रोना चल रहा है, रुदन चल रहा है, क्या उस रुदन को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। कोई व्यक्ति सुंदर है, उसके सौंदर्य को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। और कोई व्यक्ति, जैसे कहा जाता है कि बांकपन, कृष्ण बांके बिहारी कहा जाता है ना, बांकपन, बांका नौजवान, क्या बांकपन को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। कोई व्यक्ति खूबसूरत है, क्या उसकी खूबसूरती को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। और बदसूरत है तो उसकी बदसूरती को नहीं छू सकते। इतने खूब एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। हमारे आसपास ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जिनमें भाव छिपा है। पानी में शीतलता है, गर्मी आग में उष्णता है, उन चीज़ों को नहीं छुआ जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और महसूस किया जा सकता है तो इसका मतलब कौन सी संज्ञा होगी वहाँ पे? भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो ये होती है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक में अंतर क्या पढ़ा था हमने कि व्यक्तिवाचक में किसी विशेष की बात होती है, जबकि जातिवाचक में समान गुण धर्म वाले एक ही जगह रखे जाते हैं। ठीक है, किताब शब्द में सारी किताबें आ गई, पुस्तक शब्द में सारी पुस्तक आ गई, पेन में सारे पेन आ गए। ठीक है, गाड़ी में सारी गाड़ियाँ, और उसमें से जब विशेष निकालें, शहर, नदी, गाँव, कॉलोनी वगैरह हजारों शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा जो है वो अथाह है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर वो शब्द जो किसी में नहीं रखा जाएगा वो जातिवाचक में तो रखा जाएगा, ये भी एक नियम है। वह सब जो किसी, अब कईयों के प्रश्न क्या होते हैं,
कईयों का प्रश्न होता है, सर आपने कहा कि छू नहीं सकते तो उसमें भाववाचक संज्ञा है, सर भूत को भी नहीं छू सकते, अब भूत में भाववाचक संज्ञा है क्या? अब भैया शायद जाके ट्राई कर ले, उसे पूछ ले भूत में भाववाचक है क्या? सर तारों में बिजली चलती है, उसको भी छू नहीं सकते, एक बार छू कर देख ले, अगर स्पर्श कर लिया तो समझ लेना भाववाचक नहीं है, और स्पर्श नहीं कर पाया तो भाववाचक है, छू के देख ले। इन प्रश्नों का कोई लॉजिक नहीं है, हम बात कर रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, समूहवाचक में हमने कहा समूह का बोध होता है, द्रव्यवाचक में द्रव्य का बोध होता है, व्यक्तिवाचक अर्थ जो अर्थहीन होती है, जबकि जातिवाचक और भाववाचक दोनों अर्थयुक्त होती है, इनमें अर्थ छिपा होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती है। अब भाववाचक जो है, देखो भाववाचक संज्ञा किन किन से बनती है? जातिवाचक शब्दों से भी भाववाचक बनती है, जातिवाचक शब्दों से भी भाववाचक बनती है। जैसे लड़का शब्द में जातिवाचक ठीक नहीं थी, छोटा लिखने लग गया फिर से मैं, लड़का शब्द में जातिवाचक था तो हमने क्या बनाया? लड़कपन बनाया था। ऐसे ही नारी से क्या बना लिया? नारी शब्द में जातिवाचक है, पुरुष में जातिवाचक है। ठीक है, आप कोई सा भी शब्द ले लीजिए, लड़का, नारी, पुरुष, गुरु, ये सारे क्या हैं? गुरु, जातिवाचक हैं। और जातिवाचक में प्रत्यय लगाकर हम क्या बना लेते हैं? भाववाचक शब्द बनाते हैं। ऐसे ही विशेषणों से भी बनती है भाववाचक संज्ञाएं, विशेषणों से बनती है। जैसे मीठा शब्द क्या है? विशेषण है, और हमने क्या बनाया था? मिठास बनाया था। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, ये अच्छा विशेषण ही तो है, और हमने उससे शब्द क्या बना लिया? अच्छाई। हमने शब्द क्या बना लिया? अच्छाई। ठीक है, कोई बदमाश है तो उससे हमने क्या बना लिया? बदमाशी। बदमाशी शब्द बना लिया। तो ये इस प्रकार से हम विशेषणों से भी बना लेते हैं। ठीक है, जातिवाचक से बना लेते हैं, विशेषणों से बना लेते हैं, और क्रिया से भी बन जाती है। जैसे क्रिया है, क्रिया से देखिए पढ़ना, तो पढ़ना से क्या बना लिया? पढ़ाई बना लिया। ठीक है, लड़ना, लड़ना से क्या बना लिया? लड़ाई बना लिया। बात समझ आ रही है? पढ़ना, पढ़ाई, लड़ना, लड़ाई, खेलना। अब खेलना का क्या बनाएंगे? खेल। खेल में ही भाव छिपा होता है। आप कभी खेल को नहीं छू सकते, खेल की सामग्री को छू सकते हो, बैट को छू सकते हो, बॉल को छू सकते हो। खेल एक भावना है, एक भाव है खेल में, तो इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जातिवाचक से बन जाती है, विशेषणों से बन जाती है, और क्रिया से बन जाती है। और अगर बात करें तो देखिए जैसे अव्ययों से भी बन जाती है। तेज शब्द है, तेज से क्या बन गया? तेजी। तेज शब्द अव्यय है, हमने बात की थी, तेजी। ठीक है, अगर बात करें सर्वनाम से, सर्वनाम से बन जाता है। जैसे मम है, ठीक है, तो मम से क्या बन जाएगा? मेरा, या ममत्व, या मेरापन। ठीक है, इस मम को छोड़ो, आप बताओ। जैसे अहम, अहम यानी मैं, और अहम से क्या बन जाएगा? अहंकार बन जाएगा या नहीं बनेगा? ठीक है, जैसे तेरा शब्द है, तेरा से क्या हो जाएगा? तेरापन। ठीक है, सर्व से क्या हो जाएगा? सर्वस्व। ठीक है, अहम, तेरा, सर्व, और ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। बाकी अव्यय और सर्वनाम के अंदर कम है, क्रिया, विशेषण और जातिवाचक जो हैं उनमें से खूब सारे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो इसमें सर्वनाम वगैरह में जो क्वेश्चन देंगे उसमें अपन सारे क्लियर कर लेंगे। अब बात फटाफट आगे करते हुए, कई बार जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है, कौन सी संज्ञाएं? जातिवाचक जो संज्ञाएं होती है वो किसके अंतर्गत आ जाती है? जातिवाचक आ जाती है, सॉरी, जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक बन जाती है। जातिवाचक कौन सी बन जाती है? व्यक्तिवाचक। कैसे बनती है वो देखिए। आपको पता है कि नेहरू, अब मैंने वाक्य लिखा, नेहरू जी देश के
प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब हमें पता है नेहरू एक जाति है, लेकिन यहां पर यह जातिवाचक शब्द जब किसी विशेष के लिए आता है तो वो किस में बदल जाता है? व्यक्तिवाचक। यहां नेहरू जी से कोई दूसरे नेहरू जी की बात नहीं हो रही, मोतीलाल जी नेहरू की बात नहीं हो रही, जवाहरलाल नेहरू। ये शब्द किसको स्पेसिफिक कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, गांधी जी ने चरखे से देश को आज़ादी दिलाई, या गांधी जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म है। अब मुझे बताओ, क्या ये जो गांधी जी है ये राहुल गांधी जी है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये किन की बात हो रही है? महात्मा गांधी की। अब राहुल गांधी ने कुछ और शब्द कहा तो हमने ये कह सकते हैं गांधी ने ये कहा वो कहा, तो फिर मतलब उस वाक्य से उसका ऐसा जुड़ाव होगा कि जैसे ही वो शब्द आएगा तुरंत स्पेसिफिक व्यक्ति की ओर इशारा जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं आजाद ने देश की खातिर जान दी। अब आजाद शब्द आएगा, ये किसके लिए आएगा? ये आएगा चंद्रशेखर आजाद के लिए। ठीक है, तो जब कोई जातिवाचक शब्द किसी विशेष के लिए आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, और उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये आपको प्रश्न के आधार पर ही तय करना है कि वो वाक्य के अंदर क्या पूछ रहा है। अब बात होती है, कई बार व्यक्तिवाचक जो होती है, कई बार व्यक्तिवाचक जो होती है वो जातिवाचक में बदल जाती है। व्यक्तिवाचक जो होती है वो जातिवाचक में बदल जाती है। जैसे रावणों के कारण सीताएं सुरक्षित नहीं है। सीताएं सुरक्षित नहीं है, रावणों के कारण सीताएं सुरक्षित नहीं है। अब रावण शब्द में हमें पता है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और सीता में व्यक्तिवाचक, लेकिन एक तो बहुवचन है, और व्यक्तिवाचक जब बहुवचन में जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी? जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां रावण की विशेष व्यक्ति की बात न करके रावण के गुणों की बात हो रही है, रावण के गुणों की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें कौन सी आ जाएगी? जातिवाचक। सीताएं, सीता की बात नहीं हो रही, बल्कि किसकी बात हो रही है? सीता जैसे गुण वाली स्त्रियों की बात हो रही है। विभीषणों से बचो, विभीषणों के कारण देश सुरक्षित नहीं है। विभीषणों के कारण देश सुरक्षित नहीं है। विभीषणों के कारण देश सुरक्षित। अब मुझे बताओ, यहाँ उस विभीषण की बात हो रही है क्या? नहीं, यहाँ विभीषण जैसे व्यक्तित्व वाले लोगों की बात हो रही है। ऐसे लोगों से देश को सुरक्षित रखना हमारा पहला कर्तव्य है। हमने कहा इस देश में हरिश्चंद्रों की कमी है, या हरिश्चंद्र जैसे व्यक्तियों की कमी है। तो अब हरिश्चंद्र जैसे व्यक्तियों का सीधा मतलब हो गया, अब हालांकि बहुवचन नहीं है, तो हरिश्चंद्र की बात न करके हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी लोगों की इस देश को जरूरत है। बात समझ आ रही है? तो जब कभी व्यक्तिवाचक शब्द जब बहुवचन में आएगा तो किस में बदल जाएगा? जातिवाचक में बदल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे बहुत से उदाहरण हम प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर, न कि सारी प्रैक्टिस यहाँ करेंगे। ठीक है, तो जब व्यक्तिवाचक शब्द होंगे वो एक व्यक्ति विशेष की ओर बात न करके उसके गुणों की ओर बात की जाएगी, तब वहां पे कौन सी होगी? जातिवाचक। ठीक है, अब बात करते हैं जो भाववाचक होती है, अगर वो बहुवचन में आए तो वो किस में बदल जाती है? वो जातिवाचक में बदल जाती है। भाववाचक अगर बहुवचन में आएगी तो जातिवाचक में बदल जाएगी। जैसे आपको पता है एक शब्द गंदगी, भाव है, गंदगी को छू नहीं सकते। बच्चों ने कमरे में कागज वगैरह बिखेर रखे हैं, मम्मी जैसे अंदर आई, अरे तुम लोगों ने कितना गंदा कर रखा है रूम। गंदा कर रखा है मतलब क्या हुआ? गंदा करने के पीछे भाव क्या? गंदगी, अर्थात रूम में तुम लोगों ने गंदगी कर रखी है। इस गंदगी में क्या है? भाववाचक। और जैसे ही गंदगी को क्या कर देंगे? बहुवचन में बदल देंगे। ठीक है, गंदगियां कर सकते हैं क्या? गंदगियां। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। यानी अगर बहुवचन में बदल दिया जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? जातिवाचक के अंदर। जैसे फिर भी एक चीज बताता हूं, जो विशेषण होता है ना, अगर विशेषण को कहीं कहीं बहुवचन में ले लिया जाए
तब भी वो क्या हो जाती है, वो जातिवाचक में बदल जाती है। ये बात भी क्लियर कर लेते हैं। विशेषण जो होता है उसको भी अगर बहुवचन में ले लिया, जैसे मान लो वाक्य लिख लिया हमने, अच्छों की संगति में रहे। अब अच्छों की संगति, यहां किसकी बात हो रही है? अच्छों। ये जो अच्छा है, अच्छा विशेषण होता है, लेकिन ये बहुवचन में जाते किस में हो गया? अच्छों की संगति में। इसका मतलब ये किस में आ गया? जातिवाचक में आ गया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको जो नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे उसमें ये चीजें और एग्जाम्पल 2-4 और एक्स्ट्रा कहीं देख के दुखा के और सोच के लिख देंगे, है ना, ताकि आपको समझने में आसान रहे। तो जब आप तो फैक्ट ध्यान रखो, भाववाचक बहुवचन में जाएगी, जातिवाचक में बदलेगी। विशेषण अगर बहुवचन में जाएगा, कुछ विशेषण, सारे नहीं, ठीक है, तो जातिवाचक में बदल जाएगा। अच्छों की संगति, बुरों की संगति में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जब वाक्य आते हैं तब भी किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में। और इसके अलावा प्रश्न कैसे आते हैं उसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन अगली क्लास के अंदर। आपको इतना ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक में क्या अंतर है, समूहवाचक की कौन सी विशेषताएं हैं, द्रव्यवाचक की कौन सी विशेषताएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक कब जातिवाचक में जाती है, जातिवाचक कब व्यक्तिवाचक में आती है, उसके बाद में भाववाचक कब जातिवाचक में जाती है, विशेषण जब बहुवचन में होते हैं तब कब जातिवाचक में जाती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरीके से होता है। किस किस से? पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा विशेषणों से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से, ठीक है। संज्ञा मतलब ये टॉपिक ऐसा है जिसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। जैसे कई बार सर्वनाम में भी संज्ञा निकल आती है, ध्यान से देखना। कई बार अगर हमने यूं कर दिया, मैं, देखिए मैंने 6 9 मत किया, सर्वनाम है, बहुत शानदार वाक्य बता रहा हूं आपको, मैं सर्वनाम है। अब पूछ लिया जाए, ये थोड़ी गहराई की बात है, फिर कहेंगे सर आप प्रमाण दो, ये दो, वो बात है, आपको बता रहा हूं। मैं सर्वनाम है, इसमें मैं जो है वो यहां संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये बहुत टफ क्वेश्चंस में से एक है। मैं सर्वनाम है और यहां जो मैं है वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्या होता है, कैसे होता है, इतना विस्तृत हमें चर्चा नहीं, तो ये टॉपिक बहुत विस्तृत है, मैं इसलिए आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। आगे इतना हमारे टफ नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको एक, जब इसकी रिवीजन क्लास करवाएंगे तब ये जो चीज़ें हो रखी है इनको छोड़कर कुछ जो क्वेश्चंस चर्चा करेंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा और उसकी व्याख्या करेंगे। अब मैं सर्वनाम है, ये वाक्य है पूरा, लेकिन इस वाक्य के अंदर मैं क्या है, मैं संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना क्रिया भी संज्ञा के रूप में आती है, आपने पढ़ा हो, पढ़ना लिखना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम इस प्रकार। अब इसमें यहां पढ़ना लिखना क्या है, क्रिया के रूप में आया है क्या? ये क्रिया जरूर है, मगर ये क्रिया के रूप में नहीं आया। ये किसके रूप में आया है? ये यहां संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। बड़ा विस्तृत टॉपिक है, जितना डूबते जाओगे, सॉरी जितना गहराई में जाओगे डूबते जाओगे, ठीक है। हम चर्चा भी करेंगे, क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस निकालेंगे। पहले भी जो टेस्ट सीरीज चलाई गई थी वो इसीलिए प्रसिद्ध हुई थी, इसीलिए लोगों को अच्छी लगी, आप जैसे साथियों को अच्छी लगी, क्योंकि प्रश्न हर तरीके के प्रश्न होते थे जितने आपको किताबों में नहीं मिलते हैं। और अब भी बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से प्रश्न निकलते हैं किसी टॉपिक से। एक टॉपिक को शॉर्ट में बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, टॉपिक को विस्तृत। हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं, पहले कंफ्यूज हो गए तभी उसमें से आपको कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आएगी और आपको एकदम क्लियर होगा वो टॉपिक। डूबना तो पड़ेगा, गहराई जाननी है तो डूबना पड़ेगा, और जो डुबाना जानता है वो वापस निकालना भी जानता है ना। तो वही बात है, पढ़ना लिखना ये संज्ञा है, मैं सर्वनाम है। इस वाक्य में मैं क्या है, इस वाक्य में मैं संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कैसे हुआ है इनकी चर्चा क्वेश्चंस में करेंगे। टॉपिक भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको उतना टॉपिक बता दिया जितना आपको किताबों में मिलता है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया। अब प्रैक्टिस पे मेन डिपेंड करता है। आपको उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी कोई अगर छोटी मोटी आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट्स कीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़िए और वहाँ पर हमें बताइए, ताकि मैं इससे भी बेस्ट दे सकूँ। ये जो निःशुल्क जो मेहनत आपके लिए की जा रही है, ये टाइम पास के लिए नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस करवाने के लिए है, ताकि आपको घर बैठे पूरा सिलेबस मिल जाए और एक जो हताशा और निराशा है उससे आप बाहर आ सको। बस मेरा सिर्फ सीधा सीधा यही उद्देश्य है। पहले सब्सक्राइब मत कीजिए,
सब्सक्राइब तब कीजिए जब आपको पूरा टॉपिक समझ आए और आपको लगे कि हाँ मुझे इससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आप आगे किताबों से टॉपिक पढ़ के और क्लियर करोगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।